दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। आपने भी कई बार ऐसी जगहों के बारे में सुना या देखा होगा जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं भटकता, क्योंकि वहां रहने वाली प्रेत आत्माएं किसी को भी वहां आने नहीं देती। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही भूतिया जगह के बारे में बता रहे हैं जो कई बरसों से खंडहर अवस्था में पड़ी है। यह जगह है हैदराबाद में स्थित खैराताबाद साइंस कॉलेज। खैराताबाद कॉलेज कभी एक प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज हुआ करता था जहां हर ओर चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहां कोई इंसान उस कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखता। बाहर से देखने पर यह कॉलेज किसी भूतिया महल से कम नहीं लगता। यहां आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूत प्रेतों का राज्य है और कोई इंसान गलती से भी इसके अंदर जाता है तो वह कभी वापस नहीं आया। वहां के लोगों का कहना है कि जब इस कॉलेज को किसी कारणवश बंद किया गया था तो साइंस लैब में परीक्षण के लिए रखी लाशों को डिस्पोज नहीं किया गया और उन्हें यूं ही लैब में छोड़ दिया गया था। उसके बाद सरकार द्वारा कॉलेज की देखरेख के लिए एक गार्ड को भी तैनात किया गया, पर अगले ही दिन उस गार्ड की अजीबोगरीब परिस्थितियों में मौत हो गई और उसकी लाश कॉलेज के अंदर बहुत ही भयानक हालत में मिली थी। लोगों का कहना था कि उस गार्ड की मौत भी भूत प्रेतों द्वारा की गई थी। इस घटना के बाद से इस कॉलेज की तरफ आज तक कोई नहीं गया। नमस्कार, केडी स्टूडियो भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दुनिया में हर इंसान के शौक अलग अलग होते हैं, पर उनमें से कईयों के शौक इतने अजीब होते हैं कि साधारण व्यक्ति के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। नागपुर के कॉलेज में पढ़ने वाले सौरव, रवि और करण बहुत ही हंसी मजाक करने वाले लड़के थे। तकरीबन 2 साल से ये तीनों साथ ही थे। इसके साथ साथ लोग जहां कैंपिंग करने जंगलों या पहाड़ों पर जाते हैं, वहीं सौरव, रवि और करण को हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर कैंपिंग करने का एक अजीब शौक था। भले ही उन तीनों का शौक अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कॉलेज और कभी किसी और वजह से हमेशा उन तीनों का यह प्लान फेल हो जाता। पर इस बार उन तीनों ने किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाकर कैंपिंग करने का एक और प्लान बनाया था, जो उन तीनों को किसी भी हालत में पूरा करना था। अगले ही हफ्ते से कॉलेज में वेकेशन शुरू होने वाली थी, जिसमें उन तीनों ने अपने ही शहर से थोड़ी दूर एक हॉन्टेड प्लेस पर जाने का सोचा। 7 दिन बाद वेकेशन शुरू होते ही सौरव, रवि और करण तीनों करण के घर पे उसके रूम में बैठे थे और जाने की तैयारियों में लगे थे। तभी सामान को रखते हुए करण बोला, सौरव, कल कितने बजे निकलेंगे हम यहां से? ये सुनते ही सौरव ने कहा, दोपहर तक निकल जाएंगे भाई। तभी करण ने एक बार फिर बोला, हाँ यार, अभी जाते जाते मोमबत्तियां ले लेना, रात को काम आएंगी वहां। शाम तक करण के घर पर बातें और तैयारियां करके सौरव और रवि वापस अपने घर की तरफ निकल गए। तीनों काफी खुश थे, क्योंकि उनका हॉन्टेड प्लेस पर जाने का प्लान कल पूरा होने वाला था। रात को करण और सौरव टेलीफोन पर हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक सौरव बिना बताए कॉल काट कर चला गया। पूछने के लिए करण ने उसे काफी देर तक कॉल किया, पर हैरानी की बात थी कि अभी अभी फोन पर बात कर रहे सौरव ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। कोई काम होगा, यही सोचकर करण भी सोने चला गया। अगले दिन भी रवि और करण सौरव को कॉल करते रहे, लेकिन सौरव ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, पर सौरव का कोई पता नहीं था। रात को भी सौरव की कॉल नहीं आई, तो रवि और कर्ण ने अगले दिन उसके घर जाकर पता करने की सोची। रात के लगभग 11 बज रहे थे। सौरव के बारे में सोचते सोचते कर्ण भी सोने ही वाला था कि अचानक कर्ण के घर का टेलीफोन बजा। फोन उठाकर सुना तो सौरव की कॉल थी। एकदम से सौरव की आवाज सुनते ही करण ने बोला, क्या हुआ भाई? इस पर सौरव ने सारी बात बताई कि उसकी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो जल्दबाजी में उन्हें हैदराबाद के लिए निकलना पड़ा हॉस्पिटल, और इसी उधेड़बुन में वह कॉल नहीं कर पाया था। इसके बाद सौरव ने थोड़ा सोचते हुए बोला, ऐसा करो करण, कल सुबह तुम भी हैदराबाद ही आ जाओ, यहां भी काफी हॉन्टेड प्लेसेस है, यहीं कैंपिंग पे चलेंगे।
उसके बाद सौरभ ने कॉल करके रवि को भी सारी बात बताई और रवि और करण अगले ही दिन हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। रात तकरीबन 10 बजे दोनों सौरभ के साथ हैदराबाद में उसकी नानी के घर पर थे। खाना पीना करके तीनों रात को रूम पर बैठे और घर के कंप्यूटर पर इंटरनेट में यहाँ के हॉन्टेड प्लेसेस सर्च कर रहे थे। तभी सौरभ ने एक पोस्ट दिखाते हुए उन दोनों से कहा, ये देखो भाई, ये कोई बहुत पुराना कॉलेज है, इसके बारे में बहुत कहानियां लिखी हैं यहाँ। ये सुनते ही और उस पोस्ट को पढ़ते हुए करण ने पूछा, ये कॉलेज कितना दूर होगा यहाँ से सौरभ? इस पर सौरभ का कहना था कि लगभग 30 मिनट की दूरी पर है ये कॉलेज। ये सुनते ही रवि ने बोला, फिर तो शाम को निकलेंगे हम और आराम से पहुंच जाएंगे वहां। तकरीबन रात 1 बजे तक तीनों ने इंटरनेट में उस कॉलेज की जानकारी और जाने की प्लानिंग की। उसके बाद तीनों सोने चले गए और अगले ही दिन सौरभ, रवि और करण कैंपिंग के लिए उसी कई साल पुराने खंडहर पड़ चुके कॉलेज की ओर निकले। वहां रहने खाने पीने का सारा सामान गाड़ी में डालकर वो तीनों पूरी तैयारी के साथ निकले थे। वहां पहुंचकर उन तीनों ने जैसा इस कॉलेज के बारे में पढ़ा था, यह कॉलेज उससे भी डरावना और भयानक दिख रहा था। जगह जगह टूटी फूटी दीवारें और हर तरफ घास उगी हुई थी। चारों तरफ दीवारों से घिरा यह कॉलेज सचमुच कमजोर दिल वाले इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए काफी था। उस कॉलेज में अंदर जाते ही उन तीनों ने अच्छी सी जगह देखकर अपना टेंट लगाया और सारा सामान सेट करके तीनों उस कॉलेज के अंदर उसे देखने के लिए चल दिए। उस कॉलेज के चारों तरफ घूमकर वो तीनों अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। रवि को जब एक टूटी फूटी खिड़की से अंदर जाने का रास्ता दिखाई दिया तो उसने सौरभ और करण को आवाज देते हुए कहा, सौरभ, करण, यहां देखो, इधर से अंदर जाने का रास्ता है। यह सुनते ही दोनों रवि की ओर बढ़े। खिड़की से अंदर झांकने पर ऐसा लगा मानो अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि समय के साथ उस कॉलेज की छतें और दीवारें टूट फूट कर जमीन पर गिर चुकी थीं। सावधानी से चलते हुए और किसी तरह उन दीवारों से बचते हुए वे तीनों उस खिड़की से अंदर दाखिल हुए। जहां वे खड़े थे वह एक हॉल था, जहां से सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थीं और निचले हिस्से में कई कमरे बने हुए थे। ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए सौरभ ने कहा, यार, यहां भूत प्रेतों से तो बच जाएंगे, पर रात के अंधेरे में ये कच्ची दीवारें हम पर गिर गईं तो नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर करण और रवि हंसते हुए बोले, अरे डरता क्यों है तू? रात को पूरा कॉलेज मोमबत्तियों से रोशन कर देंगे हम। यह कहते हुए सब हॉल से निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे तीनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक अजीब सी आवाज उन तीनों को साफ सुनाई दे रही थी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर किसी कमरे का दरवाजा कभी खुल रहा हो और फिर बंद हो रहा हो। धीरे धीरे वे तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे। यह फ्लोर एक लंबी गैलरी के आकार का था, जिसके दाईं और बाईं तरफ कई कमरे बने हुए थे। इस पूरी गैलरी में बाहर की रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। कॉलेज की उस गैलरी के बीचों बीच खड़े सौरभ, रवि और करण उस गैलरी को कभी बाईं ओर देख रहे थे और कभी दाईं तरफ। गैलरी में दोनों ओर बनी खिड़कियों से आने वाली बेहद कम रोशनी में यहां का नजारा काफी डरावना और भयानक लग रहा था। अभी वे तीनों गैलरी के एक कोने की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके ठीक पीछे वाली गैलरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक हुई इस आवाज से तीनों घबराकर पीछे मुड़े। तभी एक बार फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। यह सुनकर उन तीनों की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अब आवाज उनके ठीक पीछे से उसी दिशा से आई थी जहां से वे अभी अभी मुड़े थे। डरते हुए रवि ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, भाई, यहां काफी अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, चलो वापस चलते हैं, टॉर्च या मोमबत्ती लेकर आते हैं। काफी समय से यहां कोई नहीं आया, कोई जंगली जानवर भी हो सकता है अंदर। सौरभ और करण को रवि की यह बात सही लगी और तीनों वापस सीढ़ियां उतरने लगे।
सीढ़ियां उतरते उतरते हॉल में पहुंचते तक वे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें सुनते रहे। अजीब बात थी कि दरवाजा कभी बाईं तरफ का बंद हो रहा था और उसके ठीक बाद दाईं तरफ का दरवाजा खुलकर बंद हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाईं तरफ से निकलकर दाईं तरफ के कमरे में जा रहा हो। सौरभ, रवि और करण वहां से निकलकर अपने टेंट की ओर गए। टेंट में पहुंचकर उन तीनों ने मोमबत्तियों के पैकेट और टॉर्च ली और वापस कॉलेज के अंदर घुसे। तीनों हॉल में अभी पहुंचे ही थे कि एक बार फिर ऊपर के फ्लोर पर दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल की गैलरी में पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में दोनों तरफ देखा। फर्श और दीवारों पर जमी कई सालों की धूल और मकड़ी के जाले के अलावा वहां कुछ नहीं था। तीनों टॉर्च की रोशनी में उस गैलरी के एक तरफ बढ़ने लगे। अभी वे 4 कदम ही आगे बढ़े थे कि तभी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने साफ देखा कि उनके ठीक सामने दाईं तरफ के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और फिर जोर से बंद हो गया। वे तीनों वहीं खड़े होकर एकटक उस दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी उनके बिल्कुल पीछे गैलरी में सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुले और जोर से बंद हुए। यह सुनकर वे तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी थोड़ा डरते हुए सौरभ ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन पूरी गैलरी में सौरभ की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं आई। तभी थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए करण ने कहा, अरे यार, कभी कभी हवा के साथ भी ऐसा होता है, इतना भी क्या डरना। करण का इतना कहना ही था कि नीचे हॉल में किसी के चलने और फर्श पर लकड़ी मारने की आवाज उन तीनों को सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई डंडे को फर्श पर मारते हुए निचले फ्लोर पर यहां से वहां घूम रहा हो। यह सुनते ही सौरभ, रवि और करण एक दूसरे की ओर देखने लगे और धीरे धीरे ताबड़तोड़ सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे तीनों सीढ़ियों के करीब जा रहे थे, वे किसी के चलने की आवाज हॉल से ऊपर की ओर आते हुए सुन रहे थे। डरे सहमे तीनों सीढ़ियों तक पहुंचे तो देखा कि एक टूटी खिड़की पर लटका हुआ लकड़ी का एक हिस्सा हवा में बार बार दीवार से टकरा रहा था, जिससे ये आवाज हो रही थी। ये देखते ही रवि ने कहा, अरे यार, फालतू का डर रहे हैं हम भी। हमेशा जिस जगह के बारे में इंसान को बताया जाए कि यह भूतिया या रहस्यमय है, तो वहां छोटी सी आवाज से ही इंसान का दिमाग भयानक दृश्यों की कल्पना करने लगता है। और यही हाल अभी सौरभ, रवि और करण का था। इसके बाद उन तीनों ने ऊपरी मंजिल की गैलरी में हर दरवाजे के ठीक सामने मोमबत्तियां लगा दी। रात होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। निचली मंजिल पर उन तीनों ने जहां जहां जरूरी समझा वहां मोमबत्तियां रख दी और कॉलेज के सारे हिस्सों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया। केवल उन हिस्सों को छोड़कर जो समय के साथ बहुत जर्जर हो चुके थे। तीनों अपने टेंट में बैठे बातें कर रहे थे और रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे मोमबत्तियों की रोशनी में इस खंडहर बन चुके कॉलेज को रोशन कर सके। ये सुनते ही करण ने कहा, चलो मैं और रवि जाते हैं, तुम यहीं बैठकर देखो। ये कहते हुए रवि और करण माचिस और टॉर्च लेकर कॉलेज की तरफ चले गए। सौरभ टेंट के पास खड़ा अंधेरे में उस भयानक दिखने वाले कॉलेज की तरफ देख रहा था। रवि और करण उसी टूटी खिड़की से कॉलेज के हॉल में पहुंचे। अभी हॉल इतना काले और घने अंधेरे में डूबा हुआ था कि रवि और करण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे आगे जाएं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी फिर वही दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज उन दोनों को सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में ऊपर की ओर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर गैलरी में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों ने 6 मोमबत्तियां जलाईं और 7वीं मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ठीक पीछे पहली मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उस मोमबत्ती को फूंक मारकर खुद बुझाया हो। सभी मोमबत्तियों को जलाकर उस बुझी हुई मोमबत्ती को फिर से जलाने का सोचकर दोनों आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे पीछे मुड़े, डर के मारे उनकी रूह तक कांप उठी।
क्योंकि जिस कोने में पहली मोमबत्ती बुझी थी उसी कोने में कम रोशनी में बहुत सी काली परछाइयां उनकी तरफ ही देख रही थी। रवि और करण कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो सारी परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगीं और जैसे जैसे वे परछाइयां आगे बढ़ रही थीं, गैलरी में लगी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। यह देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। दोनों वहां से सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे कि एक भयानक चीख के साथ वो सारी परछाइयां रवि और करण पर झपट पड़ी। डर के मारे रवि और करण की चीख निकल गई। आंखें बंद किए हुए वे दोनों उस गैलरी के एक कोने में बैठे थे जब सीढ़ियों से आती एक आवाज उन्हें सुनाई दी। अरे यार, कितनी आवाजें लगा रहा हूं पागलों की तरह, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? रवि और करण ने आंखें खोलकर देखा तो सामने टॉर्च लिए सौरभ खड़ा था। सौरभ को देखते ही दोनों सौरभ की तरफ भागे और अभी तक की सारी घटना उसे बताई। तो सौरभ ने टॉर्च जलाकर मोमबत्तियों को देखा और एक नजर उन दोनों पर डालते हुए कुछ सोचते हुए बोला, अबे सपने में हो क्या तुम दोनों? अभी मोमबत्तियां तो जलाई ही नहीं तुमने, अभी ऊपर पहुंचे ही नहीं हो। यह सुनते ही रवि और करण ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। यह देखकर वे एक बार फिर से कांप उठे क्योंकि वे दोनों अभी भी नीचे हॉल की सीढ़ियों के पास खड़े थे। यह आखिर हो क्या रहा है? रवि और करण यही सोच रहे थे कि तभी सौरभ सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, चलो अब साथ चलते हैं, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। घने अंधेरे में कॉलेज मोमबत्तियों की रोशनी में जगमगा उठा था। सौरभ ने खुश होते हुए और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह देखो अब कैसा लग रहा है, लगा ना नया नया सा कॉलेज, अब तो यहां के भूत प्रेत भी खुश होंगे। रवि और करण ने अपनी आंखों से यह सब देखा था। तीनों कॉलेज में हो रही मोमबत्तियों की रोशनी की तरफ देख रहे थे जब अचानक एक साथ सभी मोमबत्तियां उनके सामने ही किसी बिजली के बल्ब की तरह जलने और बुझने लगी। सौरभ की तरफ देखते हुए बोले, देखा सौरभ, देखा अभी, यहां कुछ तो है, चलते हैं यहां से यार, ये जगह सच में ठीक नहीं है। इस पर सौरभ ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, अब ये मत कहना कि ये मोमबत्तियां भी तुम्हारी उन परछाइयों का खेल थीं। सौरभ कॉलेज की तरफ चला गया और रवि और करण चुपचाप बाहर खड़े उसे देखते रहे। सौरभ को गए 5 मिनट हुए, फिर 10 और फिर 30, लेकिन कॉलेज में ना तो कोई मोमबत्ती जली और ना ही कोई आवाज हुई। रवि और करण बाहर से ही सौरभ को कई बार आवाजें लगाईं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो रवि और करण दोनों अंदर जाने के लिए अभी आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आवाज सुनकर दोनों मुड़कर पीछे देखने लगे। अरे ओ बाबू साहब, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हें भी निगल जाएगी। ये सुनते ही रवि और करण ने एक बार फिर कॉलेज की तरफ देखते हुए कहा, बाबा हमारा एक दोस्त अंदर गया है। ये कहते हुए दोनों फिर से उस आदमी की ओर देखने के लिए पलटे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। यह सब देखकर रवि और करण समझ चुके थे कि यहां सचमुच कुछ भूत प्रेत जैसा तो है। दोनों सौरभ को लेने के लिए कॉलेज के अंदर भागे और खिड़की के पास पहुंच ही रहे थे कि तभी कॉलेज के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह सोचकर कि हो ना हो यह सौरभ ही है, दोनों टॉर्च की रोशनी में सीधे सीढ़ियों से चढ़कर उस गैलरी में पहुंचे जहां सौरभ अभी अभी मोमबत्तियां जलाने आया था। लेकिन गैलरी के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी में देखा तो सौरभ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने पहला दरवाजा अपने आप खुल गया। टॉर्च जलाकर उन दोनों ने अंदर की तरफ झांक कर देखा। यह एक शव रखने वाला कमरा था जहां लोहे के सारे फ्रीजर थे जिन्हें संख्याओं से चिन्हित किया गया था। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो सौरभ जमीन पर लेटा हुआ था।
अभी दोनों उस कमरे में जाने ही वाले थे कि अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी। अंदर मत जाना बाबू साहब, जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। ये आवाज सुनते ही रवि और करण ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो चौकीदार के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। रवि और करण जल्दी से भागकर सौरभ के पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर सौरभ का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी और पत्थर आ चुकी थीं। सौरभ की सांसें थम चुकी थीं। उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए रवि और करण अभी उठे ही थे कि तभी उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में वे लोहे के फ्रीजर अपने आप खुलने लगे और थोड़ी ही देर में पूरा कॉलेज भयानक चीखों से गूंज उठा। आज इस घटना को 40 साल हो चुके हैं। समय के साथ भले ही कॉलेज और उसके आसपास का इलाका लोगों से भरा रहता हो, लेकिन आज भी खैरताबाद कॉलेज में जाना खतरनाक माना जाता है। और यह थी हमारी आज की कहानी, एक कहानी ऐसी भी, दूसरा एपिसोड। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।